डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग पावर सिस्टम के 17 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपका लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। आप देखेंगे कि लेक्चर नंबर आपका 16 और 17 में हम लोगों ने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें से अभी तक हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर कैलकुलेट कर चुके हैं। साथ ही साथ आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस पैरामीटर, जो कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में भी कुछ पॉइंट आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे। आज हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जब डेरिवेशन कर रहे थे तो एक कांस्टेंट आया था जिसका नाम था प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट कैसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और बेटा प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है किन किन क्वांटिटी से मिलके बना होता है। ठीक है, तो उनके बारे में आज का लेक्चर होने वाला है। लेकिन प्रोपोगेशन कांस्टेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन बेसिक्स का आगे यूज होने वाला है। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डिप्लोमा लेवल पे लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें टफ है। ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएंगी। और आप देखेंगे जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, JB गुप्ता या फिर आपके जो है अच्छे एग्जामिनेशन की बात करें तो SSC या फिर UPPCL में आजकल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग 1 by 1 बड़ी आसानी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चीज आपको मालूम होगा कि अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर करूं, अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर करिए, चाहे आप स्क्वायर करिए, चाहे क्यूब करिए, चाहे दैट इज द 1/√2 करिए, यानी मतलब आप जो है इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, या फिर जो है 1/3 करिए, कोई भी पावर करिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं कोई भी पावर करूंगा तो जो मेरा रिजल्टेड नंबर होगा वो अगेन क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड मतलब यहाँ पर इंपीडेंस नहीं है। बेसिक्स में जो मैं जेड लिख रहा हूँ वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे पहला पॉइंट बोला कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी अगर पावर करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखेंगे बुक्स में कुछ ऐसे लिखा होता है कि जेड यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द cos थीटा प्लस j sin थीटा। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है। रियल पार्ट को भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है और इमेजिनरी पार्ट को भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है। तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं क्या कर रहा हूं, आपकी कौन सी पावर ले, nth पावर। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, इंटीजर मीन्स पूर्णांक भी हो सकती है, या फिर आपका कैसा नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, मतलब 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है, दैट इज cos थीटा प्लस j sin थीटा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर कोई भी आप पावर करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है तो जो पावर होती है वो आपकी किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। जो पावर होती है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंगल से। तो cos थीटा प्लस j sin थीटा की पावर n को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आने वाला है, दैट इज नथिंग बट द cos, पावर जो होगी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय विद एंगल। दैट इज एंगल से जब पावर मल्टीप्लाई होगी तो एंगल कितना हो जाएगा, n थीटा प्लस दैट इज दिस इज
जे साइन और बेटा पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हुई दैट इज नथिंग बट द एन थीटा। तो आप देखेंगे जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई तभी होगी जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में लिखा होगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखा होगा। तो यहां से आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने कौन सी पावर ली थी, nth पावर ली थी, और डी मॉर्गन्स लॉ मैंने लगाया, चूंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में था तो जो पावर है वो एंगल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं कोई भी पावर लूंगा तो रिजल्टेंट नंबर फिर से कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो z जो है, z क्या था बेटा, cos थीटा प्लस j साइन थीटा की पावर n। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर आप लेंगे तो रिजल्टेंट नंबर फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इस रूल को बेटा मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको लेके बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर करने पर रिजल्टेंट नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर, रिजल्टेंट नंबर फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ठीक है। नाउ मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मान लीजिए मैं पावर 2 कर रहा हूं, मतलब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट ले लेता हूं बेटा 2 प्लस J4 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने पावर क्या किया 2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने होल स्क्वायर किया है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर आप जब करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर मतलब 2 प्लस J4 का जो होल स्क्वायर है, जब मैं इसको लिखूंगा तो अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी पावर करूंगा तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो फिर से कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहां मैं लगा दूंगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज J4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। नाउ यहां पर आप देखेंगे दिस इज 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज नथिंग बट द 4 प्लस यहां पर लिखेंगे दिस इज J स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, तो दिस इज J स्क्वायर 16 प्लस यहां पर कितना आएगा बेटा, 4 दूनी 8 दूनी 16J दैट इज द J16 या फिर 16 या फिर J16 विल बी। J स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 होती है, क्योंकि J के तौर कितना होता है अंडर रूट ऑफ -1, तो J स्क्वायर कितना होगा यहां लिख भी देता हूं बेटा, चूंकि J की वैल्यू कितनी होती है बेटा अंडर रूट ऑफ -1, इसलिए जो J स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा -1 विल बी देयर, ठीक है। तो J स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो दिस इज नथिंग बट जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस नंबर इज नथिंग बट इक्वल टू यहां से तो बेटा आएगा 4, J स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो दिस इज -16 और ये बेटा कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट द प्लस J16। 16 में से 4 चले जाएंगे तो दिस इज नथिंग बट आपका आएगा -12 प्लस J16 विल बी देयर। तो आप देखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं कोई भी पावर लूंगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी पावर लेंगे तो रिजल्टेंट नंबर फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यहां से ये चीज क्या होती है, प्रूफ होती है, और यहां से मैं डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करके भी आपको इस रिजल्ट को समझाने की कोशिश किया था। तो हमेशा याद रखेंगे
कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं कोई भी पावर करूं, जरूरी नहीं कि स्क्वायर करें, क्यूब करें, 1/2 करें, 1/3 करें, कोई सी भी पावर करेंगे, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप कोई भी पावर करेंगे तो फिर से जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो अगेन कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद भी जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रूल नंबर 2 कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास और उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डिवाइड करूंगा तो फिर से जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो उसको भी पहले समझ लेते हैं बेटा। नाउ यू कैन बी सी ऑन द बोर्ड। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको पहला बेसिक रूल कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल नंबर 2। ठीक है, दैट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोल रहा है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूं और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं आपस में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो रिजल्टेंट नंबर फिर से कैसे नंबर को रिप्रेजेंट किया, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, एक ले रहा हूं Z1 और एक ले रहा हूं बेटा Z2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं तो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज A प्लस JB, और आपका Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर, दैट इज C प्लस JD विल बी देयर। और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूंगा तो ये जो रिजल्टेंट है इसको डिवाइड करने के बाद फिर से क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाला है। तो चलो इसको देख लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि नहीं आता। आप क्या करिए, डिनोमिनेटर के कंजुगेट को ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसको बोलते हैं ऊपर और नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर A प्लस JB दैट इज C प्लस JD। मैं आपके डिनोमिनेटर के कंजुगेट का, डिनोमिनेटर का कंजुगेट कितना होगा, C माइनस JD, उससे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे ऊपर आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू A प्लस JB मल्टीप्लाइड बाई C माइनस JD, और नीचे आ जाएगा बेटा दैट इज C प्लस JD और आ जाएगा C माइनस JD। ऊपर तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लेकिन नीचे एक रूल लगेगा A प्लस B और A माइनस B। A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है C और B की वैल्यू कितनी है JD। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी मल्टीप्लाइड बाई, जब मैं ऊपर बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज C को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा AC, फिर C से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा प्लस JBC, माइनस JD से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस JA इंटू D, और बेटा यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज माइनस J स्क्वायर B इंटू D, और नीचे बेटा फार्मूला बन जाएगा A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई A माइनस B, दैट इज नथिंग बट द A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट इज C स्क्वायर माइनस दैट इज B स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है बेटा, JD का होल स्क्वायर। तो नाउ दिस इज नथिंग बट दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बेटा Z1 एंड Z2, दैट इज A प्लस JB डिवाइडेड बाई C प्लस JD। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, तो आप देखेंगे J स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस विल बी, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस BD। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज AC प्लस J वाला बेटा टर्म एक साथ कर ले तो J कॉमन ले लेंगे, J कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा बेटा यहां पर दिस इज BC माइनस AD, दिस इज BC माइनस AD, और बेटा J स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो दैट इज प्लस
बी इंटू डी डिवाइडेड बाई, नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां से सी स्क्वायर आएगा माइनस जे स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नाउ दिस इज नथिंग बट द सी स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। और आप देखेंगे रियल पार्ट को एक साथ कर लेता हूं, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लेता हूं, तो नाउ दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट को एक साथ कर लेंगे तो आ जाएगा ए सी प्लस बी डी, और बेटा यहां पर आ जाएगा प्लस जे बी सी माइनस ए डी, ठीक है, बी सी माइनस ए डी विल बी डिवाइडेड बाई जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो नीचे आ जाएगा बेटा दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर को रियल पार्ट में अलग डिवाइड कर दूंगा और इमेजिनरी पार्ट में अलग डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं डिनोमिनेटर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा, तो दैट इज ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर plus this is j, now this is nothing but written like this, this is nothing but written like this, this is bc minus ad divided by that is c square plus d square, ठीक है। इसको बेटा रियल पार्ट को मैं जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल P आ रही है, और इसकी वैल्यू कैपिटल Q आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल Q विल बी देयर। तो आप देखेंगे जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूंगा दैट इज Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2, दिस इज नथिंग बट द A प्लस JB एंड दैट इज C प्लस JD। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या मिल रहा है आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, कैपिटल P, और उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा, दैट इज कैपिटल Q। यहां लिख भी देता हूं वेयर कैपिटल P की वैल्यू कितनी है, दैट इज AC प्लस BD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और बेटा कैपिटल Q की बेटा जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, दैट इज BC माइनस AD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा जो रिजल्टेंट नंबर है वो फिर से एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज बेटा आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो कभी भी आपसे बोला जाए कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो फिर से जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इस रूल को भी बेटा मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो इस रूल को भी आप लिख लेंगे कि यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, यदि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, यदि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर, तो रिजल्टेंट नंबर फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रिजल्टेंट नंबर फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस पे मैं फिर से एक आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं जिससे कि आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ आई कैन बी टेक इट द वन एग्जाम्पल विल बी देयर, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे आज हम लोग को प्रोपगेशन कांस्टेंट पढ़ना है, लेकिन प्रोपगेशन कांस्टेंट को समझने के लिए, ठीक है, हमें इन बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डिवाइड कर लेता हूं, दैट इज Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं। Z1 की वैल्यू मैं मान लेता हूं दिस इज 1 प्लस 2J, और बेटा Z2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस J4, ठीक
ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर से जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने वाला है। ये चीज हम लोग को प्रूव करनी थी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट को ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 + 2j डिवाइडेड बाई 3 + j4। डिनोमिनेटर के कंजुगेट को, डिनोमिनेटर कंजुगेट कितना होगा, 3 - j4 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2j से तो कितना आ जाएगा, दैट इज 6j आ जाएगा। -j4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -j4 एंड दैट इज नथिंग बट ये आपका आने वाला है -j²8। तो दिस इज -j²8 डिवाइडेड बाई, नीचे बेटा फार्मूला बन जाएगा a + b और a - b। b की वैल्यू कितनी है, j4, तो दैट इज a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b क्या होता है, a² - b²। तो दिस इज 3² a² - b², दैट इज b की वैल्यू कितनी है, j4 का होल स्क्वायर, ठीक है। j² की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो दिस इज नथिंग बट रिटन एज 3 दैट इज ये आपका हो जाएगा 6j में से 4j सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 2j, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो दैट इज +8 डिवाइडेड बाई, नाउ दैट इज 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, दैट इज -j² 16। j² की वैल्यू -1 होगी, माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो +16 विल बी देयर, ठीक है। अब रियल पार्ट को एक साथ कर लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लेता हूँ। तो नाउ दिस इज नथिंग बट दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद फिर से आप देखेंगे कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। रियल पार्ट को एक साथ करेंगे तो दैट इज 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा बेटा, +2j डिवाइडेड बाई दैट इज 9 + 16 कितना होगा, 25। अब इस डिनोमिनेटर को मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द 11/25 + j, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिजल्टेंट नंबर है वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही क्या कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि रूल नंबर 2 भी आपको क्या होगा बेटा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज़ आपको समझ में आई कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई सी भी पावर करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, जो रिजल्टेंट नंबर है वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा रूल बताया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो फिर से रिजल्टेंट नंबर फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इतना तो बेसिक्स आपको आता होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आपस में क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर से जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 विल बी देयर, ठीक है। रूल नंबर 3 में मैंने आपसे बोला कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दैट इज Z1 एंड Z2। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और Z2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो कॉम्प्लेक्स, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2। Z1 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ दैट इज नथिंग बट इक्वल टू a + jb,
और Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज C प्लस JD। तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज़ को देख लेते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि A प्लस JB को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 जो कि C प्लस JD को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिजल्टेंट नंबर फिर से कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। चलो मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज C मल्टीप्लाइड बाई दे कितना हो जाएगा AC। नाउ C इज मल्टीप्लाइड बाई JB तो कितना हो जाएगा बेटा JBC। नाउ JD इज मल्टीप्लाइड विद A तो कितना हो जाएगा, दैट इज JA इंटू D एंड दिस इज नथिंग बट द JB इज मल्टीप्लाइड बाई JD दैट इज नथिंग बट द J स्क्वायर BD। ये आ जाएगा J स्क्वायर BD। ठीक है, J स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो ये हो जाएगा -BD विल बी देयर। रियल पार्ट को एक साथ ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लेंगे। तो अभी ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, प्लस J दिस इज BC प्लस J AD। नाउ दैट इज J स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 तो दिस इज -BD। रियल पार्ट को एक साथ ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लेंगे। तो रियल पार्ट एक साथ आ जाएंगे तो आ जाएगा AC माइनस BD, और इमेजिनरी पार्ट को बेटा एक साथ ले लेंगे तो दैट इज नथिंग बट द BC प्लस AD विल बी देयर। तो आप देखेंगे कि जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट नंबर फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है AC माइनस BD जिसको मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इमेजिनरी पार्ट है BC प्लस AD जिसको मैं कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां से आपको एक चीज़ और समझ में आई कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 इंटू Z2, Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है A प्लस JB को और Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा C प्लस JD को। तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इनका जो रिजल्टेंट है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है दैट इज A प्लस JB। वेयर लिख देता हूँ, वेयर A की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A की वैल्यू कितनी है, दैट इज AC माइनस BD, एंड कैपिटल B की वैल्यू बेटा कितनी है, दैट इज BC प्लस AD विल बी देयर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज इस रूल को भी लिख लेते हैं। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट नंबर फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी टेकन द एग्जाम्पल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ Z1 और Z2। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे जिसकी वैल्यू है 1 प्लस J2, और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे जिसकी वैल्यू है बेटा दैट इज 3 प्लस J4। और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो फिर से एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे J2 के साथ तो कितना आ जाएगा बेटा J6, J4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कितना आ जाएगा दैट इज J4, और बेटा J4 का मल्टीप्लाई करेंगे J2 के साथ तो दिस इज नथिंग बट द J स्क्वायर 8। J स्क्वायर की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी -1, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू
3 प्लस J6 प्लस J4 दैट इज -8। रियल नंबर को एक साथ ले लेते हैं और इमेजिनरी नंबर को एक साथ ले लेते हैं। तो नाउ रियल नंबर को सेपरेट कर लेंगे, तो 3 - 8 और बेटा इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, दैट इज J कॉमन ले लेंगे तो 6 + 4। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -5 + J10। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यदि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, यदि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो रिजल्टेंट नंबर है वो फिर से एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। दिख रहा होगा कि जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्टेंट नंबर फिर से एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों रूल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जनरली हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखते हैं। दूसरा होता है पोलर फॉर्मेट। पोलर फॉर्मेट में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड और फेज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है यूलर्स फॉर्मेट, जो कि शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। उस फॉर्मेट को भी मैं बता देता हूं क्योंकि उस फॉर्मेट का यूज यहाँ पर मुझे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। और चौथा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट ऑन द बोर्ड। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद हम लोग अपने चौथे बेसिक पॉइंट को भी यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कितने फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 फॉर्मेट में, 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मेट होता है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट होता है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, और रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रियल और इमेजिनरी पार्ट में, दैट इज नथिंग बट द आर कॉस थीटा। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है आर साइन थीटा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होगा, थीटा आपका फेज एंगल होगा। तो आर की कुछ वैल्यू है थीटा की, तो जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कुछ रियल पार्ट आएगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स, आपका जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखा है। तो अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर रियल पार्ट कितना है आर कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट कितना है आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिख रहे हैं तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें। दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्मेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है बेटा, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं दैट इज द पोलर फॉर्मेट। पोलर फॉर्मेट में आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड और फेज को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मैग्नीट्यूड और फेज फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज मान रहा हूँ मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आर है, फेज एंगल थीटा है, तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करो उसको मैं
केवल मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो z है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं केवल और केवल मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है, पोलर फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन है। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को। मॉड ऑफ z ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जो कि कितना है, r के बराबर है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ वेयर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आपने लिखा है, r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है। z आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, z को जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो z का मैग्नीट्यूड कितना है, r, और फेज एंगल कितना है, थीटा। तो अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में लिखते हैं तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, पोलर फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन है। पोलर फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन है। पोलर फॉर्मेट में आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और फेज ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसमें जो है जो r है, r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थीटा है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ वेयर अगर आपसे पूछा जाए कि आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट करें जो कि कितना है, r, और बेटा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का फेज एंगल कितना है, दैट इज थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज एंगल को दैट इज आप एंगल ऑफ z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर z का फेज एंगल, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का z का जो फेज एंगल है वो कितना है, थीटा। थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फेज एंगल, और बेटा r किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। तो अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मॉड ऑफ z किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और बेटा दैट इज एंगल ऑफ z बार। एंगल ऑफ z बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज फेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, फेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तीसरा फॉर्मेट होता है यूलर्स फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हो सकता है कि आप लोगों ने ना पढ़ा हो। तो यूलर्स फॉर्मेट में आप क्या करते हैं, यूलर्स फॉर्मेट में आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और फेज ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो फेज होता है वो एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नाउ तीसरा फॉर्मेट होगा दैट इज द यूलर्स फॉर्मेट। यूलर्स फॉर्मेट में भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें जो फेज होता है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्मेट क्या होता है कि z अगर आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, z आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर z को मैं लिख रहा हूं दैट इज r इंटू ई की पावर j थीटा। अगर मैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और z को अगर मैं किस तरह लिख रहा हूं, r इंटू ई की पावर j थीटा, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, यूलर्स फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। ध्यान से देखिएगा, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और z को मैं कैसे लिख रहा हूं, r इंटू ई की पावर j थीटा, ठीक है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है, दिस इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्मेट। यूलर्स फॉर्मेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है बेटा, यूलर्स फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, यूलर्स फॉर्मेट। तो आप देखेंगे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखेंगे अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिख रहा हूँ,
r इंटू ई की पावर जे थीटा। तो अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू ई की पावर जे थीटा के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो r इंटू ई की पावर जे थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, यूलर्स फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल का जो कोफिशिएंट होगा, एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट कितना है r, तो जो भी एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट होगा वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सपोनेंशियल का जो भी कोफिशिएंट होगा जो कि यहाँ पर क्या है r, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और बेटा जो j का कोफिशिएंट होगा एक्सपोनेंशियल टर्म में, जो j है, j का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो दैट इज आपके j का जो कोफिशिएंट होगा, j का कोफिशिएंट कितना है, थीटा। थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज एंगल को क्या करने वाला है, रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यूलर्स फॉर्मेट में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो किस फॉर्मेट है, यूलर फॉर्मेट में भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और फेज लिखते हैं, लेकिन जो फेज होता है वो आपके एक्सपोनेंशियल के साथ लिखा जाता है। फेज में किसके साथ लिख रहा हूं, एक्सपोनेंशियल के साथ लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी आपके पास जो है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे फॉर्मेट लिखा है, r इंटू ई की पावर जे थीटा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर r इंटू ई की पावर जे थीटा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप r इंटू ई की पावर जे थीटा के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट होगा, यूलर्स फॉर्मेट होगा। और आप देखेंगे यूलर्स फॉर्मेट में जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होगा और j का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका दैट इज थीटा, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने r इंटू ई की पावर जे थीटा के फॉर्मेट में लिखा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बताओ, फेज बताओ। तो आप बोलेंगे कि एक्सपोनेंशियल का जो कोफिशिएंट होगा, एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट क्या है, r, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट, वेयर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, r। और बेटा जो j का कोफिशिएंट होगा, j का कोफिशिएंट कितना होगा, दैट इज थीटा, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, थीटा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज को रिप्रेजेंट करेगा, r आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग बट द, ये आपको तीन फॉर्मेट आपको मालूम होने चाहिए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इन्हीं तीन फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, एक होता है पोलर फॉर्मेट और एक होता है यूलर्स फॉर्मेट। ठीक है, जनरली यूलर्स फॉर्मेट लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यूलर्स फॉर्मेट्स में भी आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्मेट में लिखा है तो यूलर फॉर्मेट से मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और यूलर फॉर्मेट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में भी क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में है, यूलर फॉर्मेट में है, और अगर मैं उसको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखना चाहूँगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यूलर फॉर्मेट में लिखा है उसको जब मैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू कितनी होने वाली है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है बेटा, दैट इज यूलर्स फॉर्मेट। यूलर्स फॉर्मेट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड फेज होता है, लेकिन फेज को आप एक्सपोनेंशियल की टर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किस फॉर्मेट लिखा है, यूलर्स फॉर्मेट, दैट इज r इंटू ई की पावर जे थीटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अभी किस फॉर्मेट में, यूलर्स फॉर्मेट में, इसको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। तो जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्मेट से रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में है, यूलर्स फॉर्मेट, दैट इज द यूलर्स फॉर्मेट। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड को जैसा था वैसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, e की पावर जे थीटा, e की पावर जे थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, e की पावर जे थीटा को जब आप ओपन करेंगे तो ये वैल्यू जो होती है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा।
ई की पावर जे थीटा, यहाँ पर थीटा है तो क्या हो गई इसकी वैल्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस जे दैट इज साइन ऑफ थीटा। तो e की पावर जे थीटा को जब हम जो है ओपन करते हैं, e की पावर जे थीटा को जब हम ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। जो भी यहाँ पर एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर आएगा, जो यहाँ एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था उसको यूलर फॉर्मेट में लिखा था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू कितनी आएगी? नाउ अब r को अंदर मल्टीप्लाई कर दियो, दिस इज नथिंग बट द r cos थीटा प्लस j r sin थीटा। और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखा है। तो आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि यूलर फॉर्मेट में दिया था उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया? रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है बेटा? रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। दिस इज नथिंग बट द रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्मेट में दिया है तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है यूलर फॉर्मेट में, दिस इज नथिंग बट गिवन लाइक दिस इज 4 e की पावर j पाई बाई 6। ये आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आर ई की पावर जे थीटा के फॉर्मेट में। तो अभी ये जो आपको जेड है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि किस फॉर्मेट में? यूलर फॉर्मेट में। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करूंगा तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा? तो नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्मेट में है तो उसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी किस फॉर्मेट में है? यूलर फॉर्मेट में है, यूलर फॉर्मेट में है। ठीक है, मैंने कन्वर्ट करना बताया है। मैग्नीट्यूड को जैसा था वैसा रखेंगे। e की पावर जे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 6। तो दिस इज कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 6 प्लस जे साइन थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? दैट इज पाई बाई 6। नाउ दिस इज नथिंग बट जेड इज आएगा 4 कॉस पाई बाई 6 प्लस दैट इज जे 4 साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 30 डिग्री होता है। कॉस 30 डिग्री की बेटा वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और बेटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1/2। तो ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो दिस इज 464 पॉइंट दैट इज 2 एंड दैट इज 3। तो ये आ जाएगा z की वैल्यू आ जाएगी, रियल पार्ट आ जाएगा 3.464 प्लस J2। तो आपने आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो आपको यूलर फॉर्मेट में दिया था और यूलर फॉर्मेट से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया? आपने रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में है? रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में क्या कर दिया है बेटा? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो कितना है? दिस इज, और इमेजिनरी पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2 विल बी देयर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। फिर से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से किस फॉर्मेट में दिया है? आपको यूलर फॉर्मेट में दिया है। किस फॉर्मेट में दिया है? यूलर फॉर्मेट में दिया है। नाउ दिस इज 10 e की पावर j पाई बाई 3। यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में दिया बेटा? यूलर फॉर्मेट में दिया है। और आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए इसको आपको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यूलर फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है,
तो अगर मैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना चाहता हूँ तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूलर फॉर्मेट को आप रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ 10 जो कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का है, एक्सपोनेंशियल का जो कोफिशिएंट होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज 10। ई की पावर जे थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है π/3 प्लस जे साइन थीटा। नाउ दिस इज जेड, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 कॉस π/3, π/3 कितना एंगल होता है, 60 डिग्री विल बी देयर। नाउ दिस इज जे, दिस इज 10 साइन π/3। नाउ दिस इज कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 प्लस जे साइन 60 डिग्री होता है √3/2। 2 से कट जाएगा, दिस इज 5, दिस इज 5 टाइम्स कट जाएगा, दैट इज √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 5, तो दिस इज 0, हासिल लगा 1, 15 1 16, हासिल लगे 1, 5 7 35 1 36, हासिल लगे 3, 5 3 8, तो दिस इज 8.66। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 5 प्लस जे 8.66 विल बी देयर। तो आप देखेंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में दिया था, यूलर फॉर्मेट में दिया था, और यूलर फॉर्मेट से आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट का फॉर्मेट है। तो दिस इज द, आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, और रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 10 ई की पावर जे π/3, इसका रियल पार्ट है 5 और इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 8.66 विल बी देयर। तो आप देखेंगे कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है किस फॉर्मेट में, यूलर फॉर्मेट में, तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द कन्वर्जन। यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्मेट में है तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और फेज भी बता सकते हैं, और मैग्नीट्यूड फेज मालूम है तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट द, आप पोलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं आपको लिखना बता देता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट, नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जन पढ़ रहे हैं कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्मेट में है तो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में कैसे लिखूँ। पोलर फॉर्मेट में लिखने के लिए आपको आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए और फेज। तो यूलर फॉर्मेट से आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और फेज बता सकते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड फेज बता सकते हैं तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेटा, पोलर फॉर्मेट में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में दिया है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यूलर फॉर्मेट में दिया है। यूलर फॉर्मेट में क्या होगा, आर ई की पावर जे थीटा, आर ई की पावर जे थीटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में है बेटा, यूलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, दैट इज द यूलर फॉर्मेट में लिखा है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्मेट में दिया है तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फेज बता सकते हैं। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्मेट में तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म का जो भी कोफिशिएंट होगा वही आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होगा। एक्सपोनेंशियल टर्म का कोफिशिएंट कितना है, आर, और आर ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और बेटा जे का जो कोफिशिएंट होगा, जे का कोफिशिएंट कितना है, थीटा, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज को, तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फेज लिखूं वो कितना होगा, थीटा। तो जे का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फेज मालूम है तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को दैट इज द पोलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्मेट मालूम है, यूलर फॉर्मेट से आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फेज निकाल सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और फेज मालूम है तब आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में लिखेंगे, और पोलर फॉर्मेट में आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और फेज ही लिखते हैं। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम यूलर फॉर्मेट से पोलर फॉर्मेट में। पोलर फॉर्मेट में आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लिख दिया और फेज लिख दिया। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है बेटा, पोलर फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, पोलर फॉर्मेट विल बी देयर। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल हैं
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, किस फॉर्मेट में बेटा, यूलर फॉर्मेट में है, उनको आपको पोलर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो नाउ पहला एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, दैट इज 5e की पावर j π/2। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर r e की पावर j थीटा के फॉर्म में लिखा है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है बेटा, यूलर्स फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है बेटा, यूलर्स फॉर्मेट है। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्मेट है। अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म का कोफिशिएंट होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म का कोफिशिएंट कितना है, 5, वही आपके एक्सपोनेंशियल टर्म का कोफिशिएंट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर z इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके जो है z का मैग्नीट्यूड, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड एक्सपोनेंशियल पावर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 5 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और बेटा j का जो कोफिशिएंट है दैट इज π/2, ये आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका मैग्नीट्यूड है 5, उसका फेज कितना है, π/2। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फेज मालूम है तब आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पोलर फॉर्मेट में आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और साथ में उसका फेज लिखते हैं। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपको किस फॉर्मेट में दिया था, यूलर फॉर्मेट में दिया था, आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में लिख दिया बेटा, पोलर फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, पोलर फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि फिर से आपके पास एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको कि किस फॉर्मेट में लिखा है बेटा, यूलर्स फॉर्मेट में लिखा है। नाउ द z की वैल्यू है यूलर्स फॉर्मेट में 7 e की पावर दैट इज j, e की पावर j, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं बेटा। नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू 7 e की पावर -j 3π/2। कितनी वैल्यू बेटा, दैट इज -e की पावर -j e की पावर π/2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे जो यूलर फॉर्मेट होता है, यूलर फॉर्मेट में क्या होता है, जो j का कोफिशिएंट होता है, j का कोफिशिएंट हमेशा कैसे लिखते हैं, दैट इज पॉजिटिव फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आप देखेंगे जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो j का जो कोफिशिएंट लिखते हैं, j का कोफिशिएंट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब भी आप j का कोफिशिएंट लिखेंगे तो j का कोफिशिएंट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप देखेंगे यूलर फॉर्मेट क्या होता है, r e की पावर j के साथ कैसा साइन है, प्लस साइन है। तो जो कोफिशिएंट होगा, जब j को मैं प्लस साइन के साथ लिख दूंगा तो जो j का कोफिशिएंट होगा वही आपका क्या होगा, फेज एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 e की पावर दैट इज j, इसको लिख सकते हैं -3π/2। अब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्मेट में आ गया बेटा, दिस इज नथिंग बट द किस फॉर्मेट में आ गया, r e की पावर j थीटा। तो आप देखेंगे आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था 7 e की पावर -j 3π/2, ये आपके किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है बेटा, यूलर फॉर्मेट। यूलर फॉर्मेट में लिखने के लिए j का जो कोफिशिएंट होगा, j वाला जो टर्म होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं j वाले टर्म को पॉजिटिव बना सकता हूँ, और पॉजिटिव बनाने के बाद दैट इज द आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्मेट में आएगा, यूलर फॉर्मेट, दैट इज 7 e की पावर j इंटू थीटा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू e की पावर j थीटा के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यूलर फॉर्मेट में लिखा है। तो दिस इज नथिंग बट द, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बोलिए या फिर ये बोलिए, बात क्या है, सेम है। तो ये नहीं कि हमेशा +j थीटा दिया है, -j थीटा भी दिया होगा तो भी आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज द यूलर फॉर्मेट है, ठीक है। और आप देखेंगे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यूलर फॉर्मेट में दिया है तो बेटा
एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और बेटा जे का जो कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको किस फॉर्मेट में दिए हैं बेटा, यूलर्स फॉर्मेट में दिया है। यूलर्स फॉर्मेट में इस नंबर को यूलर्स फॉर्मेट लिखने के लिए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में लिखने के बाद आप बोल सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है, और फेज एंगल कितना हो बेटा, -3/2 विल बी देयर। तो आप देखेंगे अगर मैं ये जो कॉम्प्लेक्स जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर, कौन सा फॉर्मेट है, यूलर्स फॉर्मेट है। तो अगर आपका जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर जो कि यूलर्स फॉर्मेट में है, तो यूलर्स फॉर्मेट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, जेड के मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा जैसे 7 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और बेटा जे के कोफिशिएंट को आपका जो जे था, जे के कोफिशिएंट को वह पॉजिटिव बनाने के बाद जो जे का कोफिशिएंट होगा वही आपका क्या होगा, फेज एंगल। तो जे का जो कोफिशिएंट है वही आपका क्या होगा, फेज एंगल। तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो फेज एंगल है जिसको एंगल ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितना होगा बेटा, जे का कोफिशिएंट कितना है, -3/2। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फेज मालूम है तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड है 7 और फेज एंगल कितना है, -3π/2। तो दिस इज नथिंग बट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन सा रिप्रेजेंटेशन है बेटा, यूलर फॉर्मेट से आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में लिखी है बेटा, पोलर फॉर्मेट में लिख लिया। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा रिप्रेजेंटेशन था बेटा, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा रिप्रेजेंटेशन था, यूलर्स फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, नाउ मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल करा देना चाहिए जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 5e की पावर j 7π/5, और ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है, दैट इज r e की पावर j थीटा। अगर यहाँ माइनस होगा तो भी आपका जो है माइनस को अंदर ले जाएंगे तो भी r e की पावर j थीटा का फॉर्मेट ही आएगा, दैट इज द यूलर फॉर्मेट ही होने वाला। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस था ना, इस माइनस को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो आपका r e की पावर j थीटा का फॉर्मेट, इस माइनस को जब आप अंदर ले जाएंगे तो कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, r e की पावर j थीटा का फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये जो नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और कौन सा फॉर्मेट होगा, यूलर्स फॉर्मेट। तो जब भी आपके पास j से पहले माइनस लगा हो तो उस माइनस को आप अंदर ले जाइएगा, और माइनस को अंदर ले जाने के बाद आपका जो नंबर होगा वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन से फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करेगा, यूलर्स फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द यूलर्स फॉर्मेट। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है, यूलर्स फॉर्मेट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर मुझे यूलर फॉर्मेट से पोलर फॉर्मेट लिखना है तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड फेज निकालना पड़ेगा। तो अगर यूलर फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक्सपोनेंशियल टर्म का कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 5। तो 5 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और बेटा जो j का कोफिशिएंट है दैट इज 7π/5 वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फेज मालूम है तब आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और पोलर फॉर्मेट में आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और फेज को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट है, पोलर फॉर्मेट है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ समझ में आई कि कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको यूलर फॉर्मेट में दिया है तो यूलर फॉर्मेट से आप अपने
कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पोलर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी थी इसलिए मैंने आपको बता दी कि आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्मेट में दिया है तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्मेट में दिया है तो भी आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा आगे मुझे प्रोपोगेशन कांस्टेंट पढ़ाने के लिए जितना कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक का रिक्वायरमेंट था वो बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम अपनी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होने वाला है दैट इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट।